हेलो स्टूडेंट्स। तत्वों का वर्गीकरण। देखो, तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया। सबसे पहले जो आज हमारे पास वर्तमान में 118 तत्व हैं, उस समय क्या थे? लगभग 60, 62, फिर 72, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 112 और इन दिस टाइम यानी वर्तमान में हमारे पास 118 तत्व हैं। 118 तत्व हैं। इन तत्वों को देखिए क्या हुआ कि अलग अलग साइंटिस्ट आए, सभी लोगों ने अपनी अपनी परिकल्पनाएं दी, सभी ने तत्वों का वर्गीकरण किया और वर्गीकरण की अच्छा पहली बात तो ये कि तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई। तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता, जिस तरह हमारे चारों ओर हर चीज डिवाइडेबल है, उसी तरह हमें तत्वों का वर्गीकरण की आवश्यकता हुई, क्योंकि जो तत्व थे बहुत से भिन्न भिन्न कैटेगरी के थे, कोई अलग अलग कैटेगरी का था। तो उन तत्वों को एक साथ किस प्रकार हम याद कर सकें और किस तरह उनको रख सकें, उसके लिए अलग अलग साइंटिस्टों ने अपनी अपनी परिकल्पनाएं दी। सबसे पहले प्राउट आए, न्यूलैंड आए, मेंडलीफ आए, मोज़ले आए, सभी लोगों ने अपनी अपनी परिकल्पनाएं दी। डॉबनियर आए। तो देखिए, सबसे पहले प्राउट आए। प्राउट ज़्यादा फेमस नहीं हो सके, फिर उसके बाद डॉबनियर आए। डॉबनियर ने क्या कहा, उन्होंने एक ऐसा नियम बनाया कि तीन तीन तत्वों को एक साथ रखा उन्होंने। जैसे कैसे? जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इन तीनों तत्वों को उन्होंने एक साथ रखा और उन्होंने क्या कहा कि अगर हम तीन तीन ऐसे तत्व लें जिनके प्रथम और अंतिम तत्वों के द्रव्यमान का मध्यमान उनके मध्य वाली संख्या के बराबर होगा। देखिए किस प्रकार, इसका कितना होता है? 39 होता है। इसका लिथियम का कितना होता है? 7। अब देखिए उन्होंने क्या किया, इन दोनों के द्रव्यमानों को जोड़ा और इनका मध्यमान निकाला। देखो मध्यमान क्या होगा? 7 + 39/2। इनका उन्होंने मध्यमान निकाला। किस तरह? इनको ऐड किया 9, 6, 314/2, तो कितना आ गया? 23। तो जो सोडियम है हमारा, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 23। तो ये 23 हमारा इसका सोडियम का प्राप्त हो गया। यानी ये इसने, चूंकि ये डॉबनियर ने इसकी खोज की थी, तो उन्हीं के नियम के अनुसार इनके जो नियम था उसी को डॉबनियर का त्वरक नियम कहते हैं। एक बार और समझ लेते हैं। डॉबनियर ने क्या कहा कि अगर तीन तीन ऐसे तत्वों के जोड़े बनाए जिनके प्रथम और अंतिम तत्वों के द्रव्यमानों का मध्यमान उसके मध्य संख्या के बराबर होता है, यानी 7 और 39, लिथियम का 7 होता है, पोटेशियम का 39 होता है। इन दोनों का द्रव्यमान जब हमने जोड़ा और 2 का भाग दिया तो 23 आया, जो कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है। लेकिन क्या हुआ कि सभी इस नियम को फॉलो नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे त्रिक जोड़े थे जो इस नियम को फॉलो नहीं कर रहे थे, इसलिए उनका ये भी नियम असत्य सिद्ध हुआ और फेल हो गया। फिर इसके बाद आए न्यूलैंड। न्यूलैंड ने देखो क्या कहा, उन्होंने कहा यदि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो जो पहला तत्व होता है वो सातवें तत्व से समानता रखता है। किस प्रकार? जैसे एक संगीत का स्वर होता है
सा रे गा मा पा धा नी, फिर सा आ जाता है। देखो सा रे गा मा पा धा नी फिर सा। तो इस नियम पे हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार संगीत के स्वर होते हैं, 7 स्वर होते हैं कि जहाँ से प्रारंभ होते हैं वहीं पे वो समाप्त हो जाते हैं। उसी तरह न्यूलैंड ने उन्होंने कहा कि अगर तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो जो पहले तत्व होगा और जो 7वें तत्व के बाद जो 8वां तत्व होगा पहले तत्व से समानता रखता होगा। इसी को हमने न्यूलैंड का अष्टक नियम का नाम दिया। लेकिन बहुत से तत्व ऐसे थे जो इस नियम को फॉलो नहीं कर पा रहे थे और यहाँ पे उनका नियम फेल हो गया, क्योंकि बहुत से तत्व जो फॉलो नहीं कर रहे थे। जब फॉलो नहीं कर रहे तो इस तरह के सारे तत्वों का वर्णन सही से नहीं किया जा सकता था। इसके बाद फिर आए मेंडलीफ। देखो मेंडलीफ ने क्या कहा? मेंडलीफ ने कहा कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा जाए, यानी उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी। क्या दी थी? कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। क्या कहा था उन्होंने? कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण परमाणु भारों के बढ़ते यानी परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, जो कि बहुत कुछ तक मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी उसमें इस नियम को फॉलो किया गया और बहुत दिन तक यही चलती रही। मेंडलीफ ने बहुत बड़े दूरदर्शी ज्ञाता थे। उन्होंने अपनी टेबल में बहुत सी जगह पर रेगिस्तान छोड़ रखे थे। रेगिस्तान क्यों छोड़े थे? ताकि जो नए नए आएंगे, नए तत्वों की खोज होगी, उन तत्वों को उस आवर्त सारणी में रख दिया जाएगा। इस तरह मेंडलीफ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन जल्दी से जल्द प्राप्त हो सके।